हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है आईएनएस मोरमुगांव। ये क्या है? इंडियन नेवल शिप जिसको नाम दिया गया है मोरमुगांव। ये जो एक है ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। मतलब कि कोई भी इनकमिंग मिसाइल अगर हमारी कंट्री पे अटैक करती है तो ये मिसाइल को रास्ते में ही, ये एक शिप होगी, वॉरशिप जिसे कहेंगे, ये जो आईएनएस मोरमुगांव है वो वहाँ से कुछ वेपन, पर्टिकुलरली मिसाइल्स ही होती है, एक मिसाइल जो है वो अटैक करेगी और इसको रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देगी। तो एक ऐसा मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और वो गाइडेड है, मतलब कि यहाँ से उसे गाइड किया जाएगा थ्रू सॉफ्टवेयर्स कि ये मिसाइल जो भी पाथ फॉलो करेगी, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे है तो ये जगह पे, हर जगह पे उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा, जिसे कहेंगे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। और इसके स्टिल्थ फीचर है, मतलब कि ये जो वार करेगी तो इसको डिटेक्ट एनिमी कंट्री नहीं कर पाएगी। और ये प्रोजेक्ट 15B क्लास की वॉरशिप है। प्रोजेक्ट 15B क्लास जो है वो हमारे कुछ ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाने का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें 4 ऐसे डिस्ट्रॉयर्स बनाने की बात हुई थी, जिसमें से 2 अभी हुए हैं कमीशन। फर्स्ट जो है आईएनएस विशाखापट्टनम, वो ऑलरेडी कमीशन है, एंड ये उसमें सेकेंड वॉरशिप है जो अभी कमीशन हुई है। इसे मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएसएल ने बनाया है और ये एक गोवा के पोर्ट के नाम से रखा गया है। मोरमुगांव गोवा का एक पोर्ट का नाम है। यहाँ पे अगर शिप का क्लास कहेंगे, जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट 15B क्लास कहा है, P15B, तो ये क्लास क्या है? जब भी हम क्लास करेंगे तो वो क्या डिस्क्राइब करता है? वो कहता है कि जो भी वेसल्स होंगे, जो भी वॉरशिप्स होंगी जिसका टनेज सिमिलर हो, मतलब कि उनकी कैरिंग कैपेसिटी सिमिलर हो, यूसेज सिमिलर हो, कैपेबिलिटी सिमिलर हो, और उसके वेपनरी की जो भी वेपन्स यूज़ किए जाएंगे, मिसाइल्स जो भी यूज़ किए जाएगी वो भी सिमिलर हो, तो उसे क्लास शिप का क्लास कहते हैं। यही क्लास में और भी दूसरी मिसाइल सभी आएगी, जो है आईएनएस इम्फाल एंड आईएनएस सूरत। ये दोनों डेवलपमेंटल स्टेज में है, अभी तक कमीशन नहीं हुई है। ये जो भी P15B क्लास की जितनी भी शिप्स है, उसमें बराक 8 नाम की लॉन्ग रेंज मिसाइल का यूज़ किया जाएगा। मतलब यहाँ से शिप से हम जो ये इनकमिंग मिसाइल को अटकाने के लिए जो भी मिसाइल यूज़ करेंगे उसका नाम है बराक 8। यहाँ पे ऑटोमेशन जो है वो हाई डिग्री का है, मतलब कि ऑटोमेटिकली ये इनकमिंग मिसाइल के साथ एंगेज होगी और उसे डिस्ट्रॉय करेगी। ये इंडिया और इजराइल दोनों ने साथ में मिलके बनाई है। और ये जो 4 शिप्स है, आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मोरमुगांव, आईएनएस इम्फाल एंड आईएनएस सूरत, इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो चारों शिप का ₹29,000 करोड़ है। तो यहाँ से याद रखना है आईएनएस मोरमुगांव क्या है। फर्स्ट तो ये एक स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसे एमडीएसएल ने बनाया है और गोवा के एक पोर्ट के नाम से इसका नाम दिया गया है। क्लास जो भी है उसका मतलब ऐसा होता है शिप का क्लास कि उसका टनेज, यूसेज, कैपेबिलिटीज और वेपनरी सिमिलर, जैसे मतलब सेम टाइप के होंगे। इसमें और 2 अपकमिंग शिप आएगी, इम्फाल एंड सूरत, जो कि अभी डेवलपमेंटल स्टेजेस में है। बराकेट लॉन्ग रेंज मिसाइल का यूज किया जाएगा एनिमी मिसाइल को अटैक करने के लिए, और ऑटोमेशन इसमें हाई रहेगा। इंडिया और इजराइल ने मिलकर इसे बनाई है, इतना याद रखना है। और ये प्रोजेक्ट 15B क्लास की वॉरशिप्स है। देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट 15B क्या है। 15B है मतलब कि प्रोजेक्ट 15A पहले हो चुका है। तो प्रोजेक्ट 15A है जो लास्ट दशक में, लास्ट डिकेड में इंडियन नेवी ने कमीशन की है इसमें। तो ये भी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाने का ही प्रोजेक्ट था, और जिसमें हमने 3 ऐसी वॉरशिप्स बनाई है, जिसमें फर्स्ट है आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची एंड आईएनएस चेन्नई। इस पे फर्स्ट शिप आईएनएस कोलकाता थी, इसीलिए इसे कोलकाता क्लास की वॉरशिप्स भी कहेंगे। प्रोजेक्ट 15B ये क्या है? तो ये प्रोजेक्ट 15A का एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें कुछ एडवांस फीचर्स यूज किए जाएंगे। ये भी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ही है, और यहाँ पे 3 की जगह पे हम 4 बना रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट शिप थी, जिसे लीड शिप भी कहेंगे, वो है आईएनएस विशाखापट्टनम, जिसका दूसरा नाम है पेनेंट D66। वो नवंबर 2021 में कमीशन हो चुकी है। अभी आईएनएस मोरमुगांव कमीशन हुई। यहाँ पे जो भी क्लास है वो आइडेंटिफाई कैसे होगा? वहां पे हमने देखा कि क्लास डिस्क्राइब क्या करता है, सिमिलर टनेज, सिमिलर कैपेसिटी, सिमिलर वेपनरी, ये सब। तो यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करेंगे हम, ये जो फर्स्ट शिप है उसके नाम से। मतलब कि यहाँ पे आईएनएस विशाखापट्टनम है, तो ये जो भी मोरमुगांव, इम्फाल एंड सूरत, ये जो तीनों जो भी डिस्ट्रॉयर्स होंगे उनको हम कहेंगे विशाखापट्टनम क्लास की वॉरशिप्स।
ये सारी जो शिप्स है प्रोजेक्ट 15A प्लस प्रोजेक्ट 15B, मतलब ये सातों शिप जो है वो MDSL ने बनाई है। एंड MDSL जो है वो कंट्री का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस PSU है। यहाँ से याद रखना है प्रोजेक्ट 15A जिसपे 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनानी थी और वो कोलकाता क्लास की रहेगी। प्रोजेक्ट 15A की जो भी डिस्ट्रॉयर्स होंगे वो, और इसके अंदर 3 डिस्ट्रॉयर थे, INS कोलकाता, INS कोची एंड INS चेन्नई। प्रोजेक्ट 15B जो है ये प्रोजेक्ट 15A का एडवांस्ड वर्जन है। ये इसमें हम 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाने वाले हैं, जिसमें से विशाखापट्टनम एंड मोर्मुगांव ये दोनों कमीशन हो चुके हैं, और INS इम्फाल एंड INS सूरत अभी कमीशन होंगे। और ये MDSL ने, मतलब सातों शिप जो है प्रोजेक्ट 15A और प्रोजेक्ट 15B वो MDSL ने बनाई है, मस्गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट टॉपिक है COP 15 ऑफ CBD जो कि मॉन्ट्रियल में हुई। ये CBD क्या है? यह है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये जो कन्वेंशन है ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है एक बायोडाइवर्सिटी को, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब भी जो भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन साइन हुआ था 1992 में। और तब से हर 2 साल इसकी मीटिंग्स होती रहती है। तो ये जो भी मीटिंग्स हुई है उसकी 15th मीटिंग, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी कहेंगे, तो 15th कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी जो है वो मॉन्ट्रियल में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुई है। यहाँ पे ऐसे कंटेक्स्ट में ऐसा है कि न्यूज़ ऐसे था कि ये जो COP 15 हुई वो उसका सक्सेस लिमिटेड है, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हुई, काफ़ी कुछ चीज़ों पे एग्री हुए कंट्रीज, बट काफ़ी कुछ चीज़ें बाकी रह गई है। देख लेते हैं क्या है ये, इसमें क्या हुआ था। तो COP 15 जो है वो एक्चुअली ये जो है ये एजेंडा है, ये जो 3 चीज़ें हैं उसमें एजेंडा ऐसे था कि 2020 के बाद में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाना है। मतलब बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारे क्या क्या काम रहेंगे, हम क्या क्या एक्शन लेंगे बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, उसका ग्लोबल लेवल पे एक फ्रेमवर्क बनाना था, जिसे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF कहेंगे। और ये क्या है GBF की एक पॉलिटिकल डायरेक्शन है, मतलब कि पॉलिटिकल विल रहेगी, यहाँ पे हर कंट्री एग्री करेंगे और एक मोमेंटम दिया जाएगा बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, उसे कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करने के लिए। तो ये इसका एजेंडा था कि हमें एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की जो पोस्ट 2020 अप्लाई होना है ये बनाएंगे। और इस पे ऐसे भी था कि अगर टोटल 195 कंट्रीज ये CBD की मेंबर कंट्रीज है, और ये अगर सारी कंट्रीज ने यूनानिमसली एग्री कर दिया तो फिर ये GBF साइन किया जाएगा एज अ वर्ल्ड वाइड अकॉर्ड, मतलब कि एक वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट के रूप में, जिसके अंदर 2020 तक फुलफिल करने के 23 टारगेट सेट किए गए हैं। तो ये 23 टारगेट्स जो है उसको सब कंट्रीज अग्री करेगी अगर टोटल, तो फिर उसे साइन किया जाएगा। और जो भी टारगेट है 23 में से अगर एक भी कंट्री इसे अग्री नहीं करती है तो फिर वो टारगेट को एक्सक्लूड किया जाएगा, लेकिन ये GBF साइन किया जाएगा, ये फ्रेमवर्क साइन किया जाएगा, ऐसा इसमें उनका एजेंडा था। यहाँ पे याद रखना है COP 15 ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो मॉन्ट्रियल कनाडा में अभी ये साल 2022 में कमीशन हुई है। इसमें 2020 के बाद में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाने की बात की गई है कि अभी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर गवर्नमेंट एग्री करे, गवर्नमेंट लेवल पे काम हो और एक मोमेंटम आए ये चीज़ में फास्ट। अभी हमें कुछ कॉन्क्रीट स्टेप लेने हैं, उसका एक फ्रेमवर्क बनाना था। अगर सब कंट्रीज मान जाती और अगर सब कंट्रीज अग्री होती है तो ये GBF साइन किया जाएगा। GBF पे 2030 तक करने के लिए, 2030 तक फुलफिल करने के लिए 23 टारगेट्स सेट किए गए थे। और अगर कोई भी कंट्री ये 23 टारगेट्स में से किसी भी कोई एग्री नहीं होते हैं तो फिर उसे एक्सक्लूड किया जाएगा। देख लेते हैं GBF जो है उसका फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या चीज़ थी। तो GBF जो है ये नया ड्राफ्ट है UN-CBD का, मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, जिसमें 2030 तक एक एक्शंस जो होंगी वो डिफाइन की जाएगी। एक्शंस किस चीज़ के लिए होगी कि एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। कैसे प्रिजर्व करेंगे एनवायरनमेंट को? बायोडाइवर्सिटी लॉस को अटका के, अवॉइड करके, मतलब कि हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे तो एनवायरनमेंट भी प्रिजर्व होगा। तो ये 2 गोल्स के लिए ये एक नया ड्राफ्ट इन लोगों ने बनाया है। और इसके अंदर जो भी सजेस्टेड गोल्स है उसमें बड़े बड़े जो गोल्स है उसमें फर्स्ट है लोअरिंग पेस्टिसाइड यूज, मतलब कि जो भी पेस्टिसाइड्स हम पेस्ट कंट्रोल के लिए फार्म्स में यूज करते हैं उसका यूज कम करना है। कितना कम करना है? एटलीस्ट 2/3, मतलब 2/3 जितना कम करना है इसका पेस्टिसाइड यूज। और
जो मोस्ट हार्मफुल सब्सिडीज है कि जो फार्म सेक्टर्स में दी जाती है उसे एलिमिनेट करना है। फार्म सेक्टर के अंदर फिशरीज, एग्रीकल्चर, ये सारे एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे ही सेक्टर्स आएंगे। तो फिशरीज, एग्रीकल्चर सेक्टर से फार्म सब्सिडीज जिसे हम कहेंगे, तो ये फार्म सब्सिडीज को एलिमिनेट करना है। दूसरा है कि जीबीएफ ने एक 30x30 ऑब्जेक्टिव, ये 30x30 लिखा है, उसको 30x30 कहेंगे, तो 30x30 ऑब्जेक्टिव एक सेट किया है। वो सेट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अर्थ के एटलीस्ट 30% जितना एरिया जो है वो हमें सेफ गार्ड करना है, पर्टिकुलरली लैंड एंड वाटर का 30% एरिया, लैंड का 30% एंड वाटर का 30% बाय 2030 तक हमें 30% जितना अर्थ है उसे प्रोटेक्ट करना है और कंजर्व करना है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है? तो ये एक नया ड्राफ्ट है। 2030 तक हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस को अवॉइड करना है और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है, जिसमें पेस्टिसाइड का यूज कम करना है 2/3 जितना, और मोस्ट हार्मफुल फार्म सब्सिडीज जो है उसे एलिमिनेट करनी है। और 30x30 ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है जीबीएफ में, जिसमें लैंड का 30% एंड वाटर का 30%, मतलब कि एटलीस्ट 30% जितना अर्थ जो है उसे हमें सेफ गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। यहाँ पे कुछ एरियाज जो है जो सब कंट्रीज ने अग्री किए हैं वो क्या है? तो फर्स्ट है कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन। ये कैसे करेंगे? तो ये जो 30x30 गोल है, 30x30 टारगेट सेट किया है, ये 30x30 गोल के अंडर में हमें 30% ऑफ लैंड और 30% ऑफ वाटर, वाटर का मतलब है कोस्टल और मरीन एरियाज जो भी है, उनको प्रोटेक्ट करना है। और इस पे डेलीगेट्स जो है उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे बाय 2030। देन मनी फॉर नेचर, तो यहाँ पे ऐसा है कि जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज है वो एक फंड बनाएंगे। ये फंड में एवरी ईयर $2000 बिलियन जितना वो चैनल करेंगे, मतलब कि फंड जमा करेंगे। क्यों? कंजर्वेशन इनिशिएटिव के लिए, जो भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम होगा उसके लिए एवरी ईयर उन्हें $200 बिलियन जितना फंड जमा करना है फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट सोर्सेज, पब्लिक से हो या प्राइवेट से हो, इतना फंड आना चाहिए। बट स्टार्टिंग में तो $200 बिलियन जमा करना मुश्किल है, इसीलिए टारगेट को थोड़ा सा लोअर किया गया है कि जो भी वेल्दियर कंट्रीज है वो स्टार्ट करेगी फंड देना, और 2025 तक, मतलब अभी 2022 है, तो 2025 तक हर साल वो लोग $20 बिलियन देंगे ये फंड में, और 25 से 2030 तक वो $30 बिलियन हर साल देंगे। तो ऐसे करते करते ये फंड बढ़ जाएगा एंड देन इसको हर साल $200 बिलियन इसमें कमिट करना है। और ये वेल्दियर कंट्री के अलावा बाकी जो है वो जिसकी जैसी कैपेसिटी वैसे ये फंड में जमा करते रहेंगे। तो ये एक नेचर, मनी फॉर नेचर, ये क्लॉज के लिए भी कंट्रीज अग्री हुई है। उसके बाद में है कि बिग कंपनीज जो है उनकी वजह से काफ़ी सारा बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, उनके जो भी ऑपरेशंस है उसकी वजह से। तो ऐसी सारी बिग कंपनीज जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन्हें बायोडाइवर्सिटी पे उनके ऑपरेशंस की वजह से जो भी इम्पैक्ट हो रही है उसका रिपोर्ट हर साल देना पड़ेगा। दूसरा है हार्मफुल सब्सिडीज के बारे में। तो यहाँ पे ऐसे कहा है कि 2025 तक हमें सब्सिडीज जो भी बायोडाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ऐसी सब्सिडीज को आइडेंटिफाई करना है 2025 तक, और फिर उसे एलिमिनेट करना है या फेज आउट करना है या तो उसे रिफॉर्म करना है। मतलब कि इस तरह से रिफॉर्म करना है कि जिससे वो बायोडाइवर्सिटी को डिप्लीट ना करे, ये सब्सिडीज की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो। और दूसरा कि उसे एलिमिनेट करना है, मतलब ऑल टुगेदर स्टॉप ही कर देना है अगर आइडेंटिफाई हो जाती है तो कुछ सब्सिडीज, और कुछ सब्सिडीज को धीरे धीरे करके कम करना है। देन ऐसा है कि आइडेंटिफाई करना है और रिड्यूस करना है हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड यूज को, मतलब फार्म्स के अंदर जो भी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिड्यूस करना है। यहाँ पे दूसरा है कि ये सब जो काम होने वाले हैं, तो ये सब काम में कितना प्रोग्रेस हुआ है वो प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए कुछ मॉनिटरिंग मेथड्स डेवलप करनी है। और दूसरा है कि जिस तरह से पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट में नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, मतलब कि हर कंट्री अपने प्लान देते हैं और हर 5 साल में ये प्लान को वो लोग अपग्रेड करते हैं, रिव्यू करते हैं। वैसे ही इसके लाइन में ही यहाँ पे भी कहा गया है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस को अटकाने के लिए हर एक कंट्री को ऐसे नेशनल एक्शन प्लान देने हैं अपने अपने, और उसे फिर रिव्यू भी करना है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि क्या क्या क्लॉजेज में सब कंट्रीज अग्री हुए हैं। तो फर्स्ट है कि ये 30x30 गोल जो है उसके लिए सब कंट्रीज अग्री हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम 30% लैंड और 30% कोस्टल और मरीन एरियाज जो भी होंगे उसे कंजर्व करेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे और रिस्टोरेशन उसका करेंगे। दूसरा है कि ये 200 बिलियन पर ईयर एक फंड जमा करना है
बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकने के लिए जो भी और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए जो भी काम किए जाएंगे उसके लिए प्राइवेट और पब्लिक सोर्सेज से उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टार्टिंग में वेल्दियर कंट्रीज जो है वो 2025 तक $20 बिलियन जितना देगी एंड 2030 तक $30 बिलियन पर ईयर वो लोग जमा करेंगे। इसी इसके लिए भी वो लोग एग्री हुए हैं। और दूसरा कि बिग कंपनीज जो है उनके ऑपरेशंस की वजह से बायोडाइवर्सिटी पे जो इम्पैक्ट आ रही है उसके रिपोर्ट उनको सबमिट करने हैं। हार्मफुल सब्सिडीज 2025 तक आइडेंटिफाई करनी है एंड देन उसे एलिमिनेट, फेज आउट या तो रिफॉर्म करना है। दूसरा है कि जो भी फार्म में केमिकल्स और पेस्टिसाइड का जो यूज हो रहा है कि जो हार्मफुल है बायोडाइवर्सिटी के लिए उसे आइडेंटिफाई करना है और रिड्यूस करना है। और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के लिए कुछ मेथड्स डेवलप करनी है। हर एक कंट्री को बायोडाइवर्सिटी लॉस अटकाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाने हैं। इसमें कंसर्न्स क्या है, तो यहाँ पे कोई क्वांटिफाइबल टारगेट नहीं दिया गया है। यहाँ पे कहा है पेस्टिसाइड यूज कम करो, सब्सिडीज आइडेंटिफाई करो एंड कम करो, मतलब कि कोई भी क्वांटिफाइबल टारगेट कंट्री वाइज दिया नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कोई क्वांटिटी में अगर टारगेट नहीं देते हैं तो एक्शंस जो है वो प्रॉपर नहीं होती है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है। ये एक कंसर्न रेज किया गया है एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा। दूसरा है कि पेस्टिसाइड के लिए भी कोई रिडक्शन टारगेट जो है वो टारगेट सेट नहीं किया है कि इतना रिड्यूस करना है, बस बोल दिया है कि 2/3 तक रिड्यूस करना है। इसे पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर रिड्यूस करना है। मतलब अगर आइडेंटिफिकेशन में ही गलती हो गई तो फिर कोई रिडक्शन जो है वो भी कम होगा। तो ये रिडक्शन टारगेट भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। और दूसरा है कि जो भी नेशनल एक्शन प्लान कंट्रीज को देने हैं उसके लिए कोई डेडलाइन इन लोगों ने नहीं बनाई है कि यहाँ तक आपको 2025 तक ये प्लान बनाना है कि 2030 तक ये प्लान बनाना है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। एंड अभी 8 साल ही बाकी है 2030 तो को ये जो GBF है उसके गोल्स खत्म हो जाएंगे। तो ये डेडलाइन नहीं देने की वजह से हो सकता है कि कुछ कंट्रीज बाद में जाके प्लान बनाए, तो ये भी ठीक नहीं है। और कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, कुछ NGOs जो है और कुछ एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने ऐसे कहा है कि ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क नहीं है, ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रॉड है या तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्यूनरल है। तो ये जो लाइन जो है इसका हम मेंस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंसर्न्स क्या है कि क्वांटिफाइबल टारगेट नहीं दिया गया है, पेस्टिसाइड के लिए कोई भी रिडक्शन टारगेट नहीं है और डेडलाइन नेशनल एक्शन प्लान बनाने के लिए नहीं दी गई है। इसीलिए सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इसे टर्म कर रहे हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रॉड या तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्यूनरल। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया का स्टैंड इसके ऊपर क्या है, कि इंडिया ने ये GBF के लिए हर एक टर्म्स में एग्री किया है, नहीं किया है, क्या किया है। तो इंडिया ने कहा है कि ये जो GBF है इसको साइंस और इक्विटी प्रिंसिपल पे फ्रेम करना चाहिए। मतलब कि इक्विटी, इसका मतलब है कि जो कम लॉस कर रहे हैं, जिनकी वजह से एक्चुअली ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और जो लोग अभी तक बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं किया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होनी चाहिए। मतलब कि इक्विटी के प्रिंसिपल पे और साइंटिफिक एविडेंस होने चाहिए हर एक चीज़ के। तो इस तरह से साइंस और इक्विटी पे ये GBF फ्रेम होना चाहिए, ऐसा कहा गया, इंडिया ने कहा है। और इंडिया ने ये कहा है कि जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए हम CBDRC, ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, ये प्रिंसिपल जो है इसे हम फॉलो करते हैं, वैसे ही बायोडाइवर्सिटी के लिए भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए। मतलब कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉमन है बट डिफरेंशिएटेड है। कॉमन मतलब कि सभी कंट्री को ये ट्राई करना है कि अपनी अपनी कंट्री में बायोडाइवर्सिटी बचे। बट यहाँ पे ऐसा है कि जो लोगों ने अभी तक फार्म सबसे मतलब जिन लोगों ने अभी तक पेस्टिसाइड्स और केमिकल का यूज एक्चुअली ज्यादा किया है, जो भी एडवांस कंट्री है, उन लोगों की वजह से ज्यादा लॉस हो रहा है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी। और दूसरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अगर इंडिया लेवल पे भी बात करें और अगर ज्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं या ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारी कैपेबिलिटी भी देखनी चाहिए। रिस्पेक्टिव कंट्री की रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज कितनी है, कि वो कितना ये फर्टिलाइजर यूज कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों का पेट पालना है, हमें फूड सिक्योरिटी हमारी नहीं तो खतरे में आ सकती है। तो हम कितना कम कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो कैपेबिलिटी है हमारी, उसको देख के हमारे टारगेट्स डिसाइड होने चाहिए। ये चीज कहा है, जिसे कहेंगे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। दूसरा ऐसा कहा है कि ये जो सब्सिडीज की बात कर रहे हैं कि फार्म सब्सिडीज कम करो, फार्म सब्सिडीज कम करो, और इंडिया को भी काफी बार WTO में ये सब्सिडीज की वजह से
केसेस का सामना करना पड़ता है बार बार। तो हमें हमेशा बोला जाता है कि आप बहुत फार्म सब्सिडीज देते हो। तो ये जो सब्सिडीज है यहाँ पे हमारे लिए कैसा है कि हमारे फार्मर्स जो है वो मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, और ये वल्नरेबल ग्रुप्स में आएंगे कि ऐसे वल्नरेबल फार्मर्स को हमें असिस्टेंस देना पड़ेगा। ये हमारे लिए नेसेसरी असिस्टेंस है। सब्सिडीज हम इसलिए नहीं देते कि जस्ट हमारा प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता दिखे, या ऐसा कोई कारण नहीं है। हमारा सब्सिडी देने का कारण ये है कि अगर हम नहीं देंगे तो फार्मर्स की इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, फार्मर सुसाइड्स हमारी कंट्री में बढ़ जाएंगे। सो ये जो नेसेसरी असिस्टेंस जो भी हम वल्नरेबल ग्रुप्स को दे रहे हैं, उसे सब्सिडीज कंसिडर नहीं करना चाहिए और उसे रेशनलाइज भी किया जाना चाहिए कि जितनी जरूरत है उतनी सब्सिडी। बाकी हम कम करने का ट्राई तो कर ही रहे हैं, ऐसा इंडिया ने बोला है। दूसरा है कि पेस्टिसाइड रिडक्शन का जो टारगेट अभी कुछ कंट्रीज जो बोल रही है, कुछ जो क्रिटिक्स है जिन्होंने कहा है कि पेस्टिसाइड रिडक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं दिया है, तो ये जो क्वांटिफाइबल टारगेट है उसकी एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है, ऐसे इंडिया कह रहे हैं कि वो अननेसेसरी है, जरूरत नहीं है उसकी। और इंडिविजुअल गवर्नमेंट के ऊपर ये छोड़ देना चाहिए कि वो किस तरह से पेस्टिसाइड कम करेगी अपनी कंट्री में। तो यहाँ पे याद रखिए कि जीबीएफ जो है उस पे इंडिया का क्या स्टैंड है। तो इंडिया ने कहा है कि जीबीएफ जो है वो साइंस और इक्विटी के प्रिंसिपल पे बेस होना चाहिए। दूसरा कि जैसे क्लाइमेट चेंज में है वैसे ही बायोडाइवर्सिटी के लिए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज CBDR-RC ये अप्लाई होना चाहिए। दूसरा है कि जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स को हम नेसेसरी असिस्टेंस दे रहे हैं उसे सब्सिडीज कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए, उसे रेशनलाइज करना चाहिए। दूसरा है कि पेस्टिसाइड रिडक्शन टारगेट जो क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि ये क्वांटिफाइबल टारगेट होना चाहिए, तो वो जरूरी नहीं है और गवर्नमेंट के ऊपर ये डिसीजन छोड़ना चाहिए हमें। लेट गवर्नमेंट्स डिसाइड, इंडिविजुअल गवर्नमेंट, कि कितना उनको पेस्टिसाइड रिडक्शन करना है। ये इंडिया का स्टैंस है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider the following statements about INS Mormugao, commissioned recently in Indian Navy. First statement: INS Mormugao is the second warship of Project 15A class of steel-guided missile destroyers. Second statement is it is built by Mazgon Dock Shipbuilders Limited. Third statement: another ships of this class are INS Visakhapatnam, INS Imphal, and INS Surat. Which of the above statements is or are correct? Option A 2 and 3 only, B 1 only, C 1 and 3 only, D 3 only. Pause the video and guess the answer. ओके यहाँ पे हमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे 2 and 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आएगा। आईएनएस मोरमुगाओ जो है वो सेकेंड वॉरशिप तो है बट प्रोजेक्ट 15A की नहीं, ये प्रोजेक्ट 15B क्लास की स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। बाकी उसे मजगांव डॉक से, सो ये स्टेटमेंट गलत है, उसे MDSL ने ही बनाया है। और इसमें ये 3 जो है ये अनदर शिप्स है, मतलब कि ये 4 INS मोरमुगाओ, विशाखापट्टनम, इम्फाल एंड सूरत, ये 4 प्रोजेक्ट 15B के अंदर की स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। थैंक यू।